हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम जेडीली कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लेक्चर 3 को कंटिन्यू करेंगे। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिपेंड करती हैं। और उसके बाद हमने देखा आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ बेरियम एल्यूमिनियम सॉरी बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम के बारे में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि साइज़ के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखा, इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड और मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड के बारे में देखा, गैलियम जर्मेनियम और बिस्मथ का लिक्विड स्टेट नेचर एंड लेस डेंसिटी नेचर देखा। ठीक है। और एलोट्रॉप्स के बारे में देखा, बोरान के एलोट्रॉप्स, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, 12 कॉर्नर्स एंड 20 फेसेस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे एक्सप्लेन की हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर्स में देखेंगे साइज ऑफ एटम एंड आयंस। ओके। तो जनरली क्या होता है, साइज ऑफ एटम आयंस हम ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखते हैं साइज ऑफ एटम एंड आयंस कैसे पता करेंगे। साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है डिक्रीज इंक्रीज, तो क्यों कर रहा है। ठीक है। उनके रीजंस, लॉजिक्स, इसीलिए बुक पढ़ी जा रही है। ठीक है। जिससे हमको एक बार जिस चीज़ का लॉजिक पता चल जाए, फिर कोई भी बुक हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, लॉजिक से ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डर याद कर लिया, इसका ये होता है, आयनिक स्ट्रेंथ का ये होता है, सॉरी आयनिक स्ट्रेंथ फिजिकल का है, आयनाइज एनर्जी का दूसरा ट्रेंड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का दूसरा ट्रेंड, ये इतने सारे ट्रेंड्स याद करने से आप भूल जाएंगे। ठीक है। इसलिए आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्सप्लेन किया है ना, वो ग्रुप 13, 14, 15 तीनों में लगेगा। और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, तो आपको इन चारों ग्रुप में, पांचों ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है। और है कितना, 2 से 3 मिनट लगा होगा मुझे एक्सप्लेन करने में, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो आज देखते हैं साइज ऑफ एटम एंड आयंस। द मेटालिक रेडियस ऑफ एटम डू नॉट इंक्रीज रेगुलरली ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप। ये देखो, मैंने ऊपर बनाया था, उसके बाद मैंने उसको कट कर दिया है। ठीक है। जनरली क्या होता है, हमको लगता है कि नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है। ठीक, बट यहाँ पे कहा गया है कि रेगुलरली तो ऐसा नहीं होता है, इंक्रीज नहीं करता है। डिसेंडिंग द ग्रुप का मतलब बोरॉन से टेलोरियम तक। द वैल्यूज आर नॉट स्ट्रिक्टली कंपेरेबल। Boron is not a metal and the radius given is half the closest approach in the structure. Gallium has an unusual structure and the value given in the half closest approach. The other have closed back metal structure. मतलब ये जितना भी मैंने पढ़ा है ना, उसमें बस यही कहा गया है कि कोई डिफिनेट नहीं है। ठीक है। अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, किसी का क्या है। ठीक है। तो कोई डिफिनेट नहीं, इसलिए हमको क्या होता है कि रेडियस कम ज़्यादा होती रहती। रीज़न अब देखेंगे क्या है रीज़न। ठीक है। ठीक है। अनयूजुअल स्ट्रक्चर है तो क्यों है। ठीक है। इसका भी रीज़न होगा। द आयनिक रेडियस फॉर M3+ आयन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब देखो, बोरॉन एल्यूमिनियम के एटम की रेडियस का कोई फिक्सेशन नहीं था, लेकिन जब बोरॉन 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, थैलियम 3+, इन सब का देखो नीचे की तरफ क्या होता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है। ठीक है। इंक्रीज करती है आयनिक रेडियस इन रेगुलर ट्रेंड। आयनिक रेडियस इंक्रीज करती है इन रेगुलर ट्रेंड। ओके। देयर आर टू रीजन्स फॉर दिस। इसके लिए दो रीजन्स हैं। देखो, देर इज नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ B3+ अंडर द नॉर्मल कंडीशन एंड द वैल्यू इज एन एस्टीमेट। यहाँ पे कहा गया नो एविडेंस।
ठीक है, बुक में एविडेंस नहीं है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट करता है B3+, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख तो दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, एग्जिस्ट करे या ना करे, उसको स्टडी तो कर रहे हैं। दूसरा कहा गया है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, गैलियम, इंडियम, थैलियम follow the immediately after a row of 10 transition element. They are therefore have 10 d electrons which are less efficient at shielding the nuclear charge than s and p electron. Shielding is in the order of spdf. Poor shielding of the nuclear charge result in the outer electron being more firmly held by the nucleus. Thus atom with a d10 inner shell are smaller and so have higher ionization energies than would otherwise be expected. This contraction in size is sometimes called d-block contraction. In similar way, thallium follows the immediately after 14 f-block element. The size and ionization energy of thallium are affected even more by presence of 14 f electrons. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहा गया है कि सबसे पहली बात तो हमारा जो SPDF ये क्या होता है, सील्डिंग का ऑर्डर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईली सील्डेड कौन होता है, S होता है न्यूक्लियस के पास, ठीक है। सबसे कम सील्डेड कौन होता है, F ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, 10 एटम विद D10 इनर सेल आर स्मॉलर, ठीक है, एंड सो हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जीज देन वुड अदरवाइज बी एक्सपेक्टेड। इसलिए इन सब की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है काफ़ी हाई होती है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आती है, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, वैसे ट्रांजिशन मेटल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थैलियम होता है, थैलियम अफेक्टेड इवन मोर बाई प्रेजेंस ऑफ 14 एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थैलियम 14 एफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो थैलियम होता है ना, थैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81, ठीक है। और 81 होने का मतलब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाद आता है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट हमारे 58 से लेके 71 तक होते हैं और इसका है 81, तो ये एफ ब्लॉक के बाद आता है। इसलिए इस ये जो है इसकी सील्डिंग एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी अफेक्ट होती है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन इन साइज फ्रॉम दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो, ठीक है, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे समराइज कर दूँ। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इन तीनों में कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक में एक जगह नहीं लिखा है ये चीज़, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूँ। और गैलियम, इंडियम और सॉरी थैलियम नहीं, थैलियम को हटा दे रहे हैं, गैलियम, थैलियम जो दिखाता है दैट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड क्या है, एफ ब्लॉक का फर्स्ट जो पीरियड होता है वो है, ठीक है। तो थैलियम में क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो एफ ब्लॉक होता है दैट इज 58, या लेंथेनाइड जो होते हैं 58 से लेके 91 तक 71 तक होते हैं, और ये कहाँ आ रहा है 81 पे। इसका मतलब क्या है, एफ ब्लॉक बीच में था, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि गैलियम और इंडियम में डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता है और थैलियम में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके। यहाँ पे रेडियस दी गई हैं, नॉर्मल की रेडियस है, 3+ आयन की रेडियस है, M+ आयन की रेडियस है, ठीक है। ये रेडियसेस दी गई हैं, किस ट्रेंड में डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। फिर पाउलीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, पाउली की स्केल से जो हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी देखेंगे हैं वो यहाँ पे दिया गया है,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी रेगुलर ट्रेंड में है नहीं, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम में डिक्रीज कर देती है और फिर इंक्रीज कर जाती है। रीज़न हमको पता है, ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हम कितने भी फार्मूले लगा लें इनऑर्गेनिक में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेंथ इनर्ट कंट्रैक्शन और डी ब्लॉक कंट्रैक्शन, ये सारे बेकार होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है या मन को समझाने के लिए। इनका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, हम लोग पहले क्या करते हैं, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंटल डेटा निकालते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को स्टडी करके थ्योरी बनाते हैं। तो वो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है ऑक्सीडेशन के लिए, वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन का जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल होता है, इसको हम निकाल सकते हैं। बाकी इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं कि हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकलने देता है। सही चीज़ तो ये है कि एटम को देखा ही नहीं गया है, ना तो फिजिकली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, बस उसको थ्योरीज से हम लोग सॉल्व किया करते हैं। तो ये सारी एक थ्योरी है, ठीक है, जो डेटा पे बेस्ड है, कि डेटा ये कह रहा है तो थ्योरी भी सही है उसी के अकॉर्डिंग। इसलिए ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमको पता है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जैसे बोरॉन है 3+, एक इलेक्ट्रॉन दे दो इसको या 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका बना लो सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पता कर लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, एग्जाम्पल 3 वोल्ट आ गया। अब हमको पता है कि 3 वोल्ट में कितनी एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। जान जाते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ही गए होंगे, मतलब ये 3+ में रहा होगा, ठीक है, और 3+ में रहा होगा मतलब इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रही होगी, ठीक है। तो ये इसका रूल है, लॉजिक है। बाकी यहाँ पे जो टेबल बनी है, जो कॉन्सेप्ट बने हैं, कोई मतलब के नहीं है, ठीक है, इनको आप याद नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो लिखा है, अब यहाँ पे देखो, जैसे B3+ कहा गया डज नॉट एग्जिस्ट एंड बी इज नॉट ए मेटल, ये डेटा से पता चलता है। डेटा जब पढ़ोगे, डेटा का स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि बोरॉन 3+ में होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और बोरॉन जो होता है जनरली वो नॉन मेटल होता है। ये सब डेटा बताता है। डेटा कैसे बताता है, मैंने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे अब आप सोच रहे होंगे मैंने बोरॉन को ही लेके एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने एज ए एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, कि ऐसे ऐसे करके डेटा से हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे नॉन मेटल है, कैसे पता करेंगे, तो सोडियम क्या है, मेटल है, कैसे पता करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम इसको हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल के पास ले जाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास ले जाते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ऐसे, क्योंकि बहुत लूजली बाउंड होता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो हमको पता चल जाता है मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल ही ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है। लेकिन बोरॉन को ऐसे ही किया जाता है ट्रीट, तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलता है। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही करंट की को मेजर करता है, ठीक है। Q=IT पढ़ते हैं तो I=Q/T पढ़ते हैं। Q चार्ज होता है, Q=Ne होता है, E इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलते हैं, एटम से निकलते हैं, जिस एटम से निकलते हैं उसको मेटल कहते हैं। मेटल हमारे कंडक्टर इसीलिए होते हैं क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है इसलिए इलेक्ट्रो वहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है, और करंट फ्लो हो सकती है तो जहाँ पे करंट होगी वहीं पे V=IR लगता है ना, ओम्स लॉ। और यहीं वहीं पे तो वोल्टेज होगा, और जहाँ पे वोल्टेज होगा वहीं पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा।
या ईएमएफ होगा, ठीक है। और जहाँ पे ईएमएफ होगा वहीं पे रिडक्शन पोटेंशियल भी होगा, और जहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होगा वहाँ से पता कर लेंगे कि ये मेटल है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन पोटेंशियल ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बोरॉन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा ही नहीं, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर होगा ही नहीं, क्योंकि आई ही नहीं है तो वी नहीं होगा, वी नहीं तो एम एफ नहीं होगा, फिर रिडक्शन पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, और जैसे जीरो आ गया पता चला इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं था, ठीक है, दैट इज नॉन मेटल। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेटल नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ें बताई ये बुक में भी एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है, मतलब वैसे एक्सप्लेन नहीं जैसे मैंने बताई, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो नॉलेज होता है ये आता है तीनों केमिस्ट्री को मिक्स करके, ठीक है, तीनों केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पाउली की इलेक्ट्रॉन देखो, पाउली के बारे में एक और बात बता दें, पाउली को कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग का फादर, ठीक है, फादर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पाउली। पाउली की खुद की एक बुक है केमिकल बॉन्डिंग पे, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। पाउलिंग ने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितना भी अपना डिस्कवरी बनाई है उस बुक में एक्सप्लेन किया है उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, वैसे आप नहीं पढ़ सकते उसको क्योंकि वो हायर लेवल की बुक है, ठीक है। तो बट उन्होंने अपनी बुक लिखी, ये मैंने बता दिया, ठीक है, और उसमें से ही डेटा लिया गया है, ठीक है। जेडी की बुक में जो डेटा है वो पाउलिंग का है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू। और जो क्वेश्चंस हों, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन्स हों उनको ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे हम उसका सॉल्यूशन बना के ज़रूर देंगे, ठीक है। थैंक यू।